डियर स्टूडेंट्स, साइंस फाउंडेशन ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। मैं हूं गालिब सर और आज हम लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो मैं जो भी आपको एनसीईआरटी का जो भी केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर है उसको मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा, तो आपको ध्यान देना है। मैं दो तरीके से पढ़ाऊंगा। एक तो पहले हम लोग को पूरा कॉन्सेंट्रेट रहना है एनसीईआरटी पर, क्योंकि एनसीईआरटी ही बोर्ड का सिलेबस है। तो एनसीईआरटी पर पूरा फोकस करेंगे और हर एक चैप्टर में जो कॉम्पिटिशनल पॉइंट आएगा उसको भी हम लोग लेके चलेंगे। तो जहां पे एक्स्ट्रा बात आएगा, कॉम्पिटिशनल आएगा, वहां पे मैं आपको बता दूंगा, स्टार मार्क्स लगा दूंगा जी ये एनसीईआरटी से ज्यादा है, उस चीज को आप फोकस कीजिएगा। लेकिन एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें कटौती हम लोगों को नहीं करना, उसे एक्स्ट्रा भी सीखेंगे लेकिन एनसीईआरटी पे मस्ट फोकस करेंगे, क्योंकि बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी के टॉपिक से ही आएंगे। दूसरा चीज, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ दे दिया जाएगा हर एक चैप्टर का। उस चैप्टर में अभी तक बोर्ड वाला, सीबीएसई बोर्ड वाला जितना भी क्वेश्चन पूछा है तो टॉपिक वाइज वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, पीडीएफ फॉर्म में रहेगा। उससे फायदा क्या होगा, मान लीजिए हम एक टॉपिक पढ़ाए, केमिकल रिएक्शन क्या है वो पढ़ाए, तो केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे अभी तक सीबीएसई बोर्ड वाला 10th वाला जो है जितना भी क्वेश्चन पूछा है वो सारा एक जगह रहेगा। तो आप केमिकल रिएक्शन क्या है वो पढ़ लिए। अब वो कंटेंट पढ़ने के बाद जो भी उसके बेसिस पर क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, आपको ज्यादा ये नहीं सोचना पड़ेगा हमको कितना पढ़ना है। आपका जो कंटेंट है वो फिक्स्ड रहेगा, हमको इतना पढ़ना है और इसी में से क्वेश्चन आएगा। तो वो 2011 का क्वेश्चन हो या 2019 का क्वेश्चन हो या 2020 का क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन आएगा उसी कंटेंट में से उसका आंसर होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी को मस्ट फॉलो करेंगे आप, क्योंकि मैं भी एनसीईआरटी को ही फोकस करूंगा और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको, कॉम्पिटिशन पॉइंट को यहाँ पे रखूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। चीज मैं और कहना चाहूंगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एंड तक इसे दिखे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को आप प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं नया वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो साइंस का मास्टर बनने के लिए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं साइंस फाउंडेशन, जिसमें आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। हर एक लेक्चर, जो भी लेक्चर अपलोड किया जाएगा, हर एक लेक्चर को खूब ध्यान से देखना है, समझना है और उसको नोटबुक में लिखना है। और मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, उस व्हाट्सएप नंबर में आपको कॉपी में अपना पूरा जो नोट्स है उसको लिख के लेक्चर 1, लेक्चर 2 डेली एक एक लेक्चर को सुनना है, पढ़ के आपको मैसेज कर देना है, फोटो खींच के भेज देना, जैसे सर मैंने पूरा कर लिया और लेक्चर 1 मैंने पढ़ लिया। और इसको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठा सके। क्योंकि यहाँ पे जो आपको मटेरियल मिलेगा पूरा फाउंडेशन लेवल का मिलेगा, एक एक टॉपिक आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल मिलेगा और इतना बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा जिससे आप जो है एकदम आपका जो फाउंडेशन है वो बेस्ट से बेस्ट होगा। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रिएक्शन होता क्या है। रिएक्शन को समझने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जो 9th में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है लिखते हैं, फिर हम लोग समझेंगे फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो कोई भी मैटर या कोई भी सब्सटेंस जो है उसको टाइम के साथ उसमें अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग चेंजिंग होता है। तो किसी भी सब्सटेंस में दो तरह का चेंजिंग हो सकता है, या तो उसमें फिजिकल चेंज हो सकता है या उसमें केमिकल चेंज हो सकता है। तो फिजिकल चेंज का मतलब हो गया
जब सब्सटेंस में किसी सब्सटेंस में फिजिकल चेंज होगा इसका मतलब उसमें कोई नया चीज नहीं बनता है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, सब्सटेंस जो पहले था वही होता है, बस उसका स्टेट बदल जाता है। लेकिन अगर केमिकल चेंज में हम बात करेंगे तो केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसका प्रॉपर्टी जो होता है ओल्ड सब्सटेंस से डिफरेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, अगर हम वाटर को वेपराइज करते हैं तो वाटर को वेपराइज करेंगे वेपर में बदलेगा, फिर वेपर को जब हम कंडेंस करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर में चेंज होगा। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वाटर का भी फॉर्मूला H2O होगा और वेपर का भी फॉर्मूला H2O होगा। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है सिर्फ स्टेट का चेंज हो रहा है, यहाँ पे कोई नया चीज नहीं बन रहा है। वाटर और वेपर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है, बस स्टेट का चेंज हुआ है। लेकिन अगर वहीं हम लोग एक पेपर को ले और पेपर का जब बर्निंग कराएंगे तो वो पेपर बदल जाएगा, राख में बदल जाएगा, अस में बदल जाएगा, फिर वो राख से फिर वो अस से हम लोग रिटर्न बैक पेपर नहीं बना सकते। तो पेपर और राख में, पेपर और अस में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि पेपर से जो राख बना वो केमिकल चेंज हो गया है। पेपर का प्रॉपर्टीज कुछ और था और राख का जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ और है। दैट मीन्स यहाँ पे जो नया सब्सटेंस बना है लेकिन फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो इस तरह हम लोग बात करेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस। तो फिजिकल चेंज में क्लियर है नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंज की अगर बात करेंगे तो केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसका प्रॉपर्टी जो होता है ओल्ड सब्सटेंस से डिफरेंट होता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे फिजिकल चेंज जो होता है टेम्पोररी चेंज होता है, लेकिन केमिकल चेंज जो होता है परमानेंट चेंज होता है। फिर वही एग्जांपल लेते हैं, जब वाटर को हम लोग वेपराइज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? वेपर में चेंज हो जाएगा। फिर वेपर को जब कंडेंस करेंगे तो फिर वाटर आ गया, तो वाटर से वेपर बना, वेपर से वाटर बना, तो ये कौन चेंज हुआ? टेम्पोररी चेंज हुआ, कुछ देर के लिए चेंज हुआ, फिर रिटर्न बैक हो गया। लेकिन अगर केमिकल चेंज का बात करेंगे तो ये टेम्पोररी चेंज नहीं होता है, ये परमानेंट चेंज होता है। जैसे एक बार आप चेंज कर दिए फिर रिटर्न बैक नहीं हो सकता है। जैसे एक पेपर को आप बर्निंग करिए, एक पेपर का आप बर्निंग किए और पेपर जो है बर्निंग होकर किस में चेंज हो गया? राख में चेंज हो गया, अस में चेंज हो गया। अब उस अस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं किसमें? पेपर में। दैट मीन्स दिस इज ए केमिकल चेंज। अब अगर हम तीसरा बात करेंगे, फिजिकल चेंज होता है रिवर्सेबल होता है। दैट मीन्स जो चेंज हो रहा है वो फिर रिवर्स हो सकता है, मतलब जो चेंजिंग आया है कुछ देर के लिए टेम्पोररी है, फिर वो रिटर्न बैक हो सकता है। जिस तरह पानी से आप वेपर बना लिए, वेपर से फिर पानी बन गया, इसका मतलब हो गया ये रिवर्सेबल होते हैं। लेकिन केमिकल चेंज होता है ये जनरली इरिवर्सेबल होते हैं, लेकिन कुछ केस में ये भी रिवर्सेबल होते हैं। तो ये दोनों होता है, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। लेकिन फिजिकल चेंज जो होता है ये क्या होता है? सिर्फ रिवर्सेबल होता है। अगर हम चौथा पॉइंट का बात करेंगे तो फिजिकल चेंज में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, साउंड etc। लेकिन अगर हम केमिकल चेंज का बात करेंगे तो इनमें एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, साउंड एंड हीट। लास्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे फिजिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होता है, लेकिन केमिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होता है। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों चेंज होता है। लेकिन अगर फिजिकल चेंज में बात करेंगे तो सिर्फ फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। दैट मीन्स फिजिकल चेंज में स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इस तरह स्टेट का चेंज होगा। तो इसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलता है। लेकिन केमिकल चेंज में जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदलता है, क्योंकि यहाँ पे नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे बदलता है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का बहुत सारा एग्जांपल आप बोल सकते हैं, लाइक मेल्टिंग ऑफ एनी सब्सटेंस, लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, या इवोपरेशन या बॉइलिंग, ये सब जो प्रोसेस है ये फिजिकल चेंज हो गया। उसी तरह आप केमिकल चेंज का भी एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये सब जो एग्जांपल है ये एग्जांपल हो गया केमिकल चेंज का। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई कैंडल बर्निंग हो रहा है तो उसमें दो चेंज हो रहा है, फिजिकल भी केमिकल भी।
तो वैक्स जो मेल्ट हो रहा है वो हो गया फिजिकल चेंज, और वैक्स जो बर्निंग हो रहा है, वैक्स का जब कंबसन हो रहा है तो वो हो गया आपका केमिकल चेंज। तो वैक्स का जो बर्निंग हुआ उसमें फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज भी है। वैक्स जब मेल्ट होगा तो उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज, और वैक्स जब जलेगा उसका बर्निंग होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे H2O लिक्विड में था और उसको हम लोग वेपराइज करके गैस में बना दिए। तो यहाँ पे जो चेंजिंग हुआ है वो देखिए स्टेट का चेंज हो गया, लिक्विड से क्या बन गया, गैस बन गया। तो ये जो चेंज हुआ है, फिर H2O से लिक्विड से H2O गैस में बन गया, फिर गैस से रिटर्न बाय लिक्विड में आ सकता है। तो ये जो चेंज है ये फिजिकल चेंज हो गया। यहाँ पे सिर्फ स्टेट का चेंज हुआ, लेकिन अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी तो स्टेट का चेंज हुआ है। ये जो रिएक्टेंट है वो गैसियस स्टेट में है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई नया चीज नहीं बन रहा है। H2O पहले भी था, बाद में भी है, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये दोनों सब्सटेंस मिलके कंबाइंड होके एक नया सब्सटेंस बनाया। अब H2O का डिफरेंट प्रॉपर्टीज है और H2 और O2 का डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, H2 जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, जलने वाला होता है। और O2 जो होता है जलाने वाला होता है। O2 जो होता है सपोर्टर होता है, तो बर्निंग का ये सपोर्टर होता है, तो ये जलने वाला है और ये जलाने वाला है। और H2O का अगर बात करेंगे तो ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है। अब यहाँ पे देखिए H2 जो है जलने वाला है, O2 जो है जलाने वाला है, दैट मीन सपोर्टर है बर्निंग का। और H2O जो है वो आग को, इलेक्ट्रिसिटी वाला आग नहीं, जनरली जो आग लगता है उसको हम लोग पानी से बुझाते हैं। तो ये दोनों का प्रॉपर्टीज कुछ और था, और जो प्रोडक्ट बना, जो नया चीज जो बना उसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। इसका मतलब हो गया यहाँ पे फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है। केमिकल चेंज का मतलब हो गया नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, और फिजिकल चेंज का मतलब हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया यहाँ पे स्टेट का भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे स्टेट भी चेंज हो रहा है और नया सब्सटेंस भी बन रहा है। इस तरह हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप बात करें तो H2O पहले भी था, बाद में भी है, बस इसका स्टेट बदल रहा है। यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे गैसियस स्टेट में है, फिर गैसियस से लिक्विड स्टेट में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज हो रहा है। इस तरह हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग समझ गए कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन। अब केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर क्या जानेंगे। तो केमिस्ट्री में पूरा रिएक्शन ही पढ़ना है और बहुत अच्छा है, और ये फॉर्चुनेट है हम लोगों का जो हम लोग चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ये बेसिक चैप्टर है, फंडामेंटल है। अब हम लोग समझते रिएक्शन क्या होता है। तो रिएक्शन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन रहा है। तो जब किसी प्रोसेस में नया सब्सटेंस फॉर्मेशन होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिएक्शन। अब रिएक्शन जो होता है केमिस्ट्री में दो तरीके से होता है, एक होता है केमिकल रिएक्शन और एक होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये आपका एनसीईआरटी में है नहीं, फिर भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो रिएक्शन क्या होता है, तो रिएक्शन होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है एक नए प्रॉपर्टीज के साथ, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। अब रिएक्शन दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है केमिकल रिएक्शन और एक हो सकता है न्यूक्लियर रिएक्शन। अब हम लोगों के जो सिलेबस में पढ़ना है वो केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है।
अब हम लोग केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही जनरली पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है, वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, दैट मीन्स न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। किसमें? न्यूक्लियर रिएक्शन में। दूसरा अगर बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शन में जो होता है वो एलिमेंट्स जो होता है वो अपना आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है, उसका आइडेंटिटी जैसे था वैसे ही रहता है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन में बात करेंगे तो एलिमेंट्स का जो आइडेंटिटी है वो बदल जाता है। वो कैसे बदलता है? एक एग्जांपल हम बताएंगे जिसमें हम समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स का आइडेंटिटी नहीं बदलता है, बट न्यूक्लियर रिएक्शन में एलिमेंट का आइडेंटिटी बदल जाता है। तो अब एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है और न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। इस दोनों एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए। ये जो एग्जांपल है ये केमिकल रिएक्शन और ये जो एग्जांपल है वो न्यूक्लियर रिएक्शन का है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे देखिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में कार्बन है, प्रोडक्ट में भी कार्बन है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे एलिमेंट का जो आइडेंटिटी है वो नहीं बदल रहा है। एलिमेंट जो रिएक्टेंट में था वही एलिमेंट प्रोडक्ट में है। दैट मीन्स यहाँ पे एलिमेंट का जो आइडेंटिटी है वो नहीं बदल रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। बट अगर इस रिएक्शन को अगर देखिएगा, इसमें जो है रिएक्टेंट में कार्बन था लेकिन प्रोडक्ट में अगर आप देखिएगा तो नाइट्रोजन बन गया। इसका मतलब कार्बन का आइडेंटिटी जो है बदल गया, एलिमेंट का आइडेंटिटी बदल गया, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन। दैट मीन्स इन न्यूक्लियर रिएक्शन एलिमेंट का जो आइडेंटिटी होता है वो बदल जाता है। अब ये सब न्यूक्लियर रिएक्शन अभी आपको समझ में आएगा ना। ये बीटा होता है, इसका चार्ज क्या होता है, अल्फा बीटा गामा होता है। ये सब हम लोग 11th में बात करेंगे। अभी हम लोग बस डिफरेंस देखे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तीसरा अगर बात करेंगे केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या रिलीज जो हो रहा है वो लो अमाउंट में होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन में तो न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या जो रिलीज होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। तो इसमें एनर्जी का एक्सचेंज लो होगा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज क्या होगा? बहुत ही हाई होगा। चौथा बात करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी केमिकल रिएक्शन जो होता है वो टेम्परेचर से, प्रेशर से, कैटालिस्ट से जो भी एक्सटर्नल कंडीशन होता है उससे इफेक्ट होता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है प्रेशर से, टेम्परेचर से, कैटालिस्ट से, इसको एक्सटर्नल कंडीशन इसको इफेक्ट नहीं करता है। तो ये एक्सटर्नल कंडीशन से इफेक्ट होंगे, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन जो है ये एक्सटर्नल कंडीशन से इफेक्ट नहीं होंगे। लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, केमिकल रिएक्शन जो होता है ये जनरली इरिवर्सेबल होता है, लेकिन कभी कभी रिवर्सेबल भी होता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है ये मोस्टली जो होते हैं ये इरिवर्सेबल होते हैं। केमिकल रिएक्शन में भी रिवर्सेबल और में भी इरिवर्सेबल, बट न्यूक्लियर रिएक्शन आर मोस्टली इरिवर्सेबल। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, हम लोग समझ गए। तो न्यूक्लियर रिएक्शन का हम लोग नहीं पढ़ना है, हम लोगों को जो 10th में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब बात करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइंड होके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है जिसका न्यू प्रॉपर्टीज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन हम लोग समझ गए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज नोट में लिख लीजिएगा। केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो केमिकल चेंजेस का होना एकदम मस्ट है। इसका मतलब हुआ जब एक केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब एक केमिकल चेंज होगा। मतलब केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, और जब केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल चेंज का होना मस्ट है। तो दोनों जो टर्म है एक दूसरे के सिमिलर है। केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब केमिकल चेंज होगा, और केमिकल चेंज तभी होगा जब एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगा।
इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या है जान गए, केमिकल रिएक्शन कब होगा वो समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे कुछ टर्म का, जैसे रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का 3 पार्ट होता है, एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड और एक होता है मिडिल। लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट, लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं रिएक्टेंट, और राइट साइड जो होता है वहां पे हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो लगाते हैं, ये एरो जो है ये बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब ये बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, दैट मीन्स ये बताता है जो रिएक्टेंट से बना है प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है। कौन डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्टेंट किसे कहेंगे और प्रोडक्ट किसे कहेंगे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 पार्ट होता है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है समझते हैं, फिर हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में 2 पार्ट होता है, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट बोलेंगे ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस मिलकर किसी केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो होता है ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कंबाइंड होके किसी केमिकल रिएक्शन में नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो जो सब्सटेंस कंबाइंड हुआ उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, और सब्सटेंस कंबाइंड होकर जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया जिसका नया प्रॉपर्टीज होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो रिएक्टेंट में ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट जो होता है 1 से अधिक हो सकता है, उसी तरह प्रोडक्ट भी जो है वो 1 से अधिक हो सकता है। अब केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड जो होता है रिएक्टेंट लिखते हैं, फिर एक एरो देते हैं, और फिर इधर राइट साइड में लिखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को लिखेंगे राइट साइड में और रिएक्टेंट को लिखेंगे लेफ्ट साइड में। और ये जो एरो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो देंगे, ये जो एरो होता है ये बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कौन डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या मतलब होता है वो हम समझा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट और राइट साइड हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट, और उसके बीच में एक एरो लगाते हैं जो रिएक्शन का डायरेक्शन को बताता है, और ये जो एरो है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब रिएक्टेंट जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब 1 से अधिक हो सकता है, प्रोडक्ट भी 1 से अधिक हो सकता है। तो यहाँ पे नोट में ध्यान रखेंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, 1 से अधिक भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक ए रिएक्टेंट है और एक बी है, एक सब्सटेंस है ए और एक सब्सटेंस है बी, ये कंबाइंड होके बनाया सी और डी। एक समझने के लिए हम लोग 2 रिएक्टेंट लिए और 2 प्रोडक्ट लिए, 3 भी रिएक्टेंट हो सकता है, 1 भी रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट उसी तरह डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे ये जो दोनों है, ये दोनों को हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। राइट साइड में जो भी नया चीज बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट, और ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, 2 तरह का एरो हम लोग रिएक्शन में यूज करते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये यूज करेंगे ऐसे रिएक्शन जो इरिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल मतलब रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बन गया तो फिर प्रोडक्ट से बैक रिएक्टेंट नहीं बनेगा। तो इस एरो को हम लोग कब यूज करेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए।
और इस एरो का मतलब हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसको देखिए, ये हम लोग यूज करेंगे रिवर्सेबल रिएक्शन। जब रिएक्शन रिवर्सेबल होगा तो हम लोग इस एरो का यूज करेंगे। अब इसमें दो है, जो वाला जो एरो है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये जो एरो है ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ऊपर वाला एरो बताएगा किसको, डायरेक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन का डायरेक्शन, और नीचे वाला जो एरो है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसमें दोनों रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, इसलिए इसको बोलेंगे रिवर्सेबल। और इसकी एक डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे इरिवर्सेबल। अब एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन और इरिवर्सेबल रिएक्शन। इसको आप लोग नोट कीजिए, ये दोनों रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सेबल रिएक्शन है, और ये हो गया रिवर्सेबल। दोनों केमिकल रिएक्शन ही है, लेकिन ये रिवर्सेबल रिएक्शन है और ये इरिवर्सेबल है। इसका मतलब क्या हुआ और उसका मतलब, इसका मतलब हुआ N2 और H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल के अमोनिया बनाएगा, फिर रिटर्न बैक अमोनिया जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। तो यहाँ पे दो तरीके से रिएक्शन हो रहा है, एक बार रिएक्शन हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बार रिएक्शन हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये साइन हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन का और ये साइन हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन का। लेकिन यहाँ पे अगर देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, फिर वाटर इसमें चेंज नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, वाटर बनाया, सिर्फ एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसीलिए इसको बोलेंगे इरिवर्सेबल। और इस रिएक्शन को, इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिवर्सेबल रिएक्शन। ये टॉपिक हो गया। एक हम लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, उसका हम लोग बात करते हैं, जो पहले भी बता चुके हैं। H2 जो होता है, बता चुके हैं आपको इसी लेक्चर में, H2 जो होता है फ्लेमेबल होता है, O2 जो होता है सपोर्टर ऑफ कंबशन या बर्निंग, और H2O जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो उस एग्जाम्पल से क्लियर है जे रिएक्टेंट का जो प्रॉपर्टीज है प्रोडक्ट से क्या डिफरेंट है। जो प्रोडक्ट जो नया चीज बना है उसका जो प्रॉपर्टीज है एकदम न्यू है, वो रिएक्टेंट से एकदम डिफरेंट है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये हाइड्रोजन फ्लेमेबल हो गया, ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ बर्निंग, और H2O जो नया प्रोडक्ट बना वो क्या हो गया, हो गया फायर एक्सटिंग्विशर, वो बुझाने का काम करेगा। ये जलने का काम करेगा, ये जलाने का काम करेगा, और वो बुझाने का काम करेगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, कैंडल। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन इस पे बनेगा, जब मैग्नीशियम जो होता है जनरली रिबन के फॉर्म में पाया जाता है, मैग्नीशियम का जब बर्निंग करेंगे, कंबशन करेंगे, दैट मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये चेंज हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो था सॉलिड था, ऑक्सीजन जो था गैस था, और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना वो भी सॉलिड बना, पाउडर बना। मैग्नीशियम को जब हम बर्निंग कराएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसका जो बर्निंग होगा वो किस में बदल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, राख बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब मैग्नीशियम जब बर्न होगा ऑक्सीजन के परचेस में, तो उसका जो फ्लेम होगा व्हाइट होगा और डेजलिंग फ्लेम होगा, मतलब चमक के साथ फ्लेम आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी, जब भी मैग्नीशियम का अगर हम कंबशन या बर्निंग कराते हैं तो मैग्नीशियम को हम लोग सबसे पहले हम लोग रब करके उसको साफ क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम और अल्युमिनियम जो होता है बहुत ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और वो जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, और वो प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम और अल्युमिनियम को फर्दर रिएक्शन करने से प्रिवेंट करता, बचाता है। अब देखिए, अब आयरन के केस में बोलिएगा, आयरन भी जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक लेयर बनाता है,
लेकिन इस लेयर में और आयरन के लेयर में फर्क है। आयरन जब अपने ऊपर लेयर बनाता है वो प्रिवेंट नहीं करता, वो उसको डिस्ट्रक्ट करता है, उसको खाते जाता है, उसको खोखला करता है। तो वो वाला जो लेयर है वो डिस्ट्रक्टिव लेयर है, लेकिन ये वाला जो लेयर होता है प्रोटेक्टिव लेयर होता है। तो मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम फर्दर रिएक्शन नहीं कर सकता। इसलिए मैग्नीशियम को पहले साफ कर देंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊपर से हट जाएगा, फिर उसका बर्निंग कंबशन कराएंगे तो वो बर्निंग कंबशन करेगा। तो लिख लेते हैं, तो मैग्नीशियम को हम लोग क्लीन क्यों करते हैं? मैग्नीशियम को जलाने से पहले, बर्निंग करने से पहले। तो उसका आंसर है मैग्नीशियम जो है रिएक्टिव मेटल होता है और ये अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, और वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है मैग्नीशियम को फर्दर रिएक्शन करने से प्रिवेंट करता है। इसीलिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, उसको क्लीन कर लेते हैं, उसको रब करके क्लीन कर लेते हैं ताकि उसका बर्निंग हो सके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सीख गए रिएक्शन क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन हम लोग सीख गए, केमिकल रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है वो हम लोग जान गए, और किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है वो सीख गए। रिवर्सेबल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इरिवर्सेबल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीज हम लोग सीख गए। अब इसके बाद हम लोग लेक्चर 2 में बात करेंगे।